गुड। सारे ज्वाइन की गई हेल्प पार्टनर्स को जियो मित्र ई क्लिनिक की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम निकल के हमारे इस वेबिनार पे ज्वाइन किया। हमारे साथ डॉक्टर दीपक गुप्ता जी है, जो कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, जनरल फिजिशियन है। डॉक्टर साहब, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे हेल्प पार्टनर को। Sir, you are on mute. अब आ रहा है आवाज? यस सर, ऑडिबल। हेलो। यस सर, यू आर ऑडिबल सर। आवाज आ रहा है ना सबको? सर, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन एक बार दे दीजिए हमारे हेल्प पार्टनर्स को। नहीं, दैट इज ओके। मैं बोल रहा हूँ, मेरा आवाज आ रहा है क्या? यस सर, यस सर, यस सर, ऑडिबल प्रॉपरली। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं ओके बता सर। देता हूँ। मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता हूँ ना, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। और बाकी पिछले 3 साल से जियोमेट्री क्लिनिक से जुड़ा हुआ हूँ। और काफी अपनी जो बहुमूल्य सेवाएं हैं वो आप पेरी फेरी में जहाँ विशेषज्ञों की अनुपस्थिति रहती है, तो वहाँ अपन अपना काम करते हैं। तो बाकी मैं विगत 5 वर्षों से ग्वालियर में एज ए पीडियाट्रिशियन अपनी सेवाएं दे रहा थैंक यू सो मच सर, आप भी अपना कीमती टाइम निकल के हमें तो सर टाइम दिए। तो सर, थोड़ी सी जो हमारा टॉपिक था मैल न्यूट्रिशन पे हूँ। चाइल्ड का, तो हम हम्म। थोड़ा सा उस पर डिस्कशन चालू करते हैं। और हमारे सारा हेल्थ पार्टनर से एक अनुरोध रहेगी कि एक बार डॉक्टर को पहले डिलीवर करने दीजिए स्पीच, फिर अपने अपने जैसे कि आपको क्वेरीज रहेगी, आप एक एक करके अपना आंसर, क्वेश्चन आंसर वाले राउंड पर हम चले जाएंगे। ठीक तो ठीक। सर, आप थोड़ा सा एक बार उसके ऊपर थोड़ा सा अपना आलोचना चालू कीजिए। ठीक है, देखिए, माल न्यूट्रिशन या फिर अपन इसको हिंदी में बोलते हैं कुपोषण। मैं बिल्कुल लेमन टर्मिनोलॉजी में आपसे बात करूंगा, कोई सच मेडिकल टर्म यूज नहीं करूंगा, जिससे कि आप लोगों को भी समझने में आसानी रहे। कि वैसे तो माल न्यूट्रिशन काफी टाइप का होता है, कि जैसे कि एक माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, है ना। सीवियर को हम लोग सैम भी बोल देते हैं, पर अपन इन सब चीजों को साइड में हटा के मैं एक कुपोषण के रूप कुपोषण एक टर्म जो रहता है, शब्द जो रहता है, उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि कुपोषित बच्चा किसे बोलते हैं। ठीक है ना। कुपोषण जो रहता है वो 2-3 तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं कि एक तो ये है कि उसका उम्र के हिसाब से बच्चे का वजन कम है, पहली चीज। ठीक है। और दूसरा जो है कि उसके उम्र के हिसाब से उसकी हाइट कम है। ठीक है। ये मेन तो आप ये 2-3 चीजें ध्यान में लेके चलें कि उन बच्चे की उम्र के हिसाब से उसका वजन का कम होना, बच्चे की उम्र के हिसाब से उसकी हाइट का कम होना, या ये बोल लीजिए कि उसका ग्रोथ का कम होना। तो ये सारी दोनों जो चीजें हैं ये बेसिकली कुपोषण में आती हैं। अब उसके टाइप बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं, तो उन सब चीजों में अपन को जाने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बस आप इतना समझ लीजिए कि हाँ भाई, जिस बच्चे की ग्रोथ आपको कम लग रही है समय के हिसाब से, जिस बच्चे का वजन आपको कम लग रहा है समय के हिसाब से, जिस बच्चे की हाइट आपको कम लग रही है समय के हिसाब से, तो ये 2-3 जो अपने बिंदु हैं इन बिंदु के आधार पे फिर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा माइल्ड कैटेगरी में आ रहा है, कौन सा मॉडरेट कैटेगरी में आ रहा है, कौन सा सीवियर कैटेगरी में। उसके लिए भी मेडिकल में काफी स्टैंडर्ड डेविएशन सेट किए हुए हैं कि इस एज बच्चे की हाइट इससे कम होगी तो ये इस कैटेगरी में आएगा, इस एज के बच्चे का वजन इस कैटेगरी से कम होगा तो इसमें आएगा। खैर, उन सब चीजों को अपन जाने देते हैं। तो कुपोषित बच्चे को आप पहचानेंगे कैसे? जनरली लोगों में एक थोड़ा सा इस चीज को लेके एक गलत फहमी होती है, मिसकंसेप्शन होता है कि जो बच्चा अपन को शारीरिक रूप से मोटा दिख रहा है ना, फूला हुआ दिख रहा है, तो वो बच्चा कुपोषित नहीं है। बल्कि ऐसा कहना गलत है कि जो बच्चापन को कभी कभी जो एक्स्ट्रा मोटे दिखते हैं, फूले हुए दिखते हैं, ऐसा लगता है कि शरीर में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है,
तो वो भी एक तरीके के कुपोषित बच्चे ही हैं, क्योंकि उनमें कोई सच मिनरल न्यूट्रिएंट वगैरह बॉडी में नहीं गए हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा और बच्चों की तुलना में थोड़ा सा फूल सा गया है। और एक कैटेगरी जो अपन सब लोग देखते हैं कि बच्चे एकदम बोलते हैं ना पिचके हुए से रहते हैं, स्किन पूरी एकदम ड्राई होती है उसकी, है ना, स्किन पे फोल्ड पड़े हुए होते हैं बच्चों के। तो ये कुछ तरीके हैं कुपोषित बच्चों को पहचानने के। इनके जो सिर के बाल अपन देखें, सिर के बाल थोड़े से गोल्डन कलर के होते हैं, फ्रूजी हेयर होते हैं गोल्डन कलर के, है ना। स्किन टर्गर बहुत लूज होता है, पानी की मात्रा किन्हीं बच्चों में बहुत ही कम होती है, किन्हीं बच्चों में बहुत ज्यादा होती है। नेपी वाला जो एरिया होता है, जिसको अपन बैक वाला एरिया बोलते हैं, वहाँ स्किन के फोल्ड पड़ जाते हैं, एकदम हड्डियां सी दिखने लग जाती हैं, छाती पे पसलियां दिखने लग जाती हैं। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं कुपोषित बच्चों को पहचानने के। बाकी कुपोषित बच्चों में आपको क्या टेस्ट कराने हैं या क्या उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना है, तो उसमें ये चीज है कि सबसे पहले तो कुपोषित बच्चे हैं तो उनमें आपको टीबी का हिस्ट्री देखना है कि किसी माँ बाप को या उसके फैमिली में या अड़ोस पड़ोस में या उसके दादा को कहीं टीबी का हिस्ट्री तो नहीं है। जनरली जब कांटेक्ट ऑफ टीबी होता है तो बच्चे जनरली ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, बार बार बुखार बच्चों को आने लग जाता है, बार बार सर्दी खांसी बच्चों को होने लग जाती है, जिसकी वजह से बच्चे ग्रोथ नहीं कर पाते, कुपोषित हो जाते हैं। दूसरा चीज आपको डाइटरी हैबिट देखना है बच्चे का कि माँ ने बच्चे को दूध पिलाया कैसे है। कि शुरुआत से कई माँ जो रहती हैं बॉटल फीडिंग कराती हैं या फिर ऊपर का दूध पिला देती हैं, जैसे गाय का दूध पिलाया उसमें पानी मिला दिया, है ना, ऊपर का दूध पिलाया तो बोतल से पिला दिया। तो ये सारी जो चीजें रहती हैं ये प्रॉपर वेट गेन नहीं कर पाती हैं बच्चों का, है ना। तो इन सब चीजों को भी अपन को ध्यान में लेके चलना है, हिस्ट्री पूछनी है अपन बच्चों को लेके। तीसरा कि बच्चों को बार बार सीजनल वेरिएशन तो नहीं हो रहा, बार बार लूज स्टूल तो नहीं हो रहा, अगर इसको बच्चे को दस्त बार बार हो रहे हैं बच्चे को, तो उसका पूरा बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे वो लैट्रिन के रास्ते निकल जाएंगे, तो बच्चे में ग्रोथ उसकी हैम्पर्ड होगी। तो वो अपन को देखना है कि बच्चों को बार बार उसके लूज स्टूल तो नहीं हो रहा है, बच्चों को दस्त की शिकायत तो नहीं है। 6 महीने के बाद बच्चे बच्चे की माँ ने जो है उसको ऊपर का खाना पीना देना चालू किया है या नहीं किया है, ये सारी चीजें हमको देखनी होती है। अगर 6 महीने के बाद ऊपर का दाल दलिया आदि रोटी मिल के ये सब अन्न देना चालू किया है या नहीं किया है, तो ये सारी चीजें देखनी है आपको। कुपोषण बेसिकली हम 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों को बोलते हैं जिनका वेट वगैरह कम होता है। टेस्ट में कई बच्चों को टीबी की शिकायत निकल आती है, कई बच्चों को हार्ट हार्ट की कार्डियक प्रॉब्लम निकल आती है, इन्फेक्शन होता ही है बच्चों को। ये सारी चीजें रहती हैं। प्लस सेकंड थिंग आपको ये देखना है कि अगर आपने कुपोषण या कुपोषित बच्चे को पहचान लिया है, तो सरकार ने कुपोषण केंद्र बनाया जिसको न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर बोलते हैं, एनआरसी करके, जो हर गांव तहसील लेवल पे होते हैं। तो वहाँ इनकी F75 और एक F100 डाइट होती है। आपको उन बच्चों को जो आपको लग रहा है कि कुपोषण में है, उन बच्चों को जो है एनआरसी में आपको उनको रजिस्टर कराना है। माँ के साथ बच्चा वहीं रहता है, खाने पीने की व्यवस्था वहाँ उनकी होती है, और प्लस और कुछ इंसेंटिव भी गवर्नमेंट के द्वारा उनको प्रोवाइड किया कराया जाता है। उसमें तकरीबन 2 हफ्ते की डाइट रहती है, एक F75 होती है, उसमें डेली वेट गेन देखते हैं, हेड सर्कमफेरेंस देखते हैं, बॉडी आर्म सर्कमफेरेंस देखते हैं, काफी उनके पैरामीटर्स होते हैं जो उनको डे बाय डे चेक किए जाते हैं। अब से एक पर्टिकुलर डाइट देने के बाद F75 नाम की जो डाइट होती है उसको देने के बाद जो है बच्चे को F100 डाइट पे शिफ्ट किया जाता है। वो प्रॉपर बच्चा जब ले लेता है, उसको अच्छे टॉलरेट कर लेता है, उसके बाद ही बच्चों को वहां से डिस्चार्ज किया जाता है। ये है सारा कुपोषण। सर थैंक यू सो मच। सर हमारा एक और टॉपिक भी था थोड़ा सा डाइट पे, तो उस पे कुछ हम्म। क्या थोड़ा सा आप बताइए। देखिए डाइट का मैंने जैसे आपको बताया, एक तो अपन को माँ को ही इनकरेज करना है, बच्चे की माँ को, कि 6 महीने के बाद से दूध की मात्रा वो कम करे और अन्न की मात्रा बढ़ाते जाए। क्योंकि 6 महीने बाद जो माँ का दूध रहता है वो केवल पेट भरने के काम आता है, वो कोई पोषण प्रोवाइड नहीं करता है, न्यूट्रिटिव वैल्यू जीरो रहती है।
माँ के दूध की 6 महीने के बाद। धीरे धीरे वो और कम होती चली जाती। माँ 6 महीने के बाद माँ का दूध केवल बच्चे की भूख शांत करेगा, इसके अलावा उसका कोई रोल नहीं है ना। तो आपको सबसे पहले तो माँ को ही एजुकेट करना है, माँ को ही प्रमोट करना है, इनकरेज करना है कि भाई आप बच्चे को अन्न की मात्रा ज्यादा दो, दूध आप उसका कम कर देगा। अगर फिर भी बच्चा समहाउ कुपोषण में लैंड अप कर रहा है, तो जैसे मैंने आपको बताया, जो एनआरसी सेंटर्स होते हैं, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं, वहां बच्चों को रजिस्टर कराइए। वहां उनकी एक फिक्स डाइट होती है, उस डाइट को वो 14-14 दिन तक चलाते हैं। उसके सारे पैरामीटर, हेड सर्कमफेरेंस, वेट, हाइट, सब मेजर किया जाता है। फिर उसको दूसरी डाइट पे शिफ्ट कर दिया जाता है। ऐसा कुछ स्पेसिफिक डाइट नहीं होती है कि ये देना है या ये नहीं देना है। बच्चे को बस आपको अन्न देना है उसको 6 महीने के बाद से। बच्चे का वेट अपने आप ग्रो करेगा। कि तो हमारे सारे हेल्थ डिपार्टमेंट से अनुरोध है, अगर आप में से कोई कोई क्वेश्चन पूछना चाहो डॉक्टर दीपक गुप्ता जी से, तो आप पूछ सकते हो। हेलो। एक एक मिनट। हेलो। हाँ जी, नमस्कार बताएं। सर। हाँ, सर नमस्कार। एक मेरा बेटा है, उसको ना अभी ऐसा हो गया था कि दौरे की शिकायत हो गई थी हल्की सी। जी। तो उसमें इजी में तो उसका हल्का सा कौन सी आए थे, लेकिन उसमें सीटी स्कैन करा था, उसमें कुछ नहीं था सर। नहीं, क्या होता है कि दौरे आने के तीन चार कारण होते हैं। जी। पहला तो अभी आपके बच्चे नहीं है। ठीक है, फिर उसको बच्चे को बुखार तो नहीं था उस समय। वो बुखार का आना भी बच्चों में दौरे का कारण होता है। जो अपने इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जी। उनकी कमी से भी बच्चों को दौरे आ जाते हैं। ईजी में अगर कोई चीज आ रही है अपने बच्चे के लिए, तो मतलब कि दिमाग की करंट में कोई दिक्कत है बच्चे की, है ना। दिमाग में कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग की करंट में दिक्कत है। जी। अगर वो ईईजी में पकड़ में आ रही है या सीटी एमआरआई में पकड़ में नहीं आ रही, अगर दिमाग में कोई दिक्कत होती तो वो सीटी या एमआरआई में पकड़ में आ जाती है अपन को। जी। जी। ये तो रहता अभी है। सर जैसे लियोपिल अगर दे रहे हैं उसे, तो हाँ, ये हाँ, ऐसा है, कभी एक केस हुआ था सर हमारे यहाँ पे, उसको मेडिसिन दी गई थी ऐसी ही। हाँ, तो हाँ। उसकी वजह से उसे साइड इफेक्ट हो गया था कि उसको शुगर बढ़ने लगा। प्रॉब्लम कुछ तो और कौन थी, मेडिसिन कुछ। नहीं, नहीं, कौन सी दवाई दे दी गई थी ऐसे बच्चे को? उसको सर थायराइड की दवाई दी गई थी। नहीं, थायराइड की दवाई से तो ऐसा कुछ नहीं होता, खाली पेट देनी रहती है थायराइड की दवाई। तो उन्हें अभी थायराइड था उस टाइम, दिया कुछ और गया था। नहीं, तो वो कौन सी दवाई दी गई थी ये भी तो मुझे जानकारी हो ना। ये तो पूछना पड़ेगा सर। अभी इनका सर ये जैसे लियोपिल चल रही है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना, ऐसा कोई बाई चांस? नहीं, लेवेटिरासेटाम सबसे सेफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। जी। उसका साइड इफेक्ट बहुत ना के बराबर होता है। ओके सर। थैंक यू सर। हम्म। हेलो सर। हाँ, बताएं। आपका अनम्यूट करिए, आप इसको म्यूट पे है। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बताएं। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सर, जो माल न्यूट्रिशन के जो सर बताए कि जो सिम्टम, अगर उसमें हाँ, से हाँ, कोई एक सिम्टम हो, जैसे बच्चा केवल दुबला पतला हो, मतलब जो हाँ, वेट होना चाहिए और उसका आइडियल वेट से 50% हो, लेकिन बाकी सारी हम्म, चीजें नहीं मैच करती हूँ, यानी कि उसकी हम्म, हाइट हो, बाकी स्किन जो हम्म, है वो शाइनिंग देती हो, ऐसी नहीं है कि रुखी हुई हम्म, या पुचकी हुई हो, हम्म, तब भी क्या उसको हम्म, मालन्यूट्रिशन न्यूट्रिशन में हम लेंगे? नहीं। उसके लिए क्या रहता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ पैरामीटर सेट हैं। जी। जिसको कि अपन स्टैंडर्ड डेविएशन के रूप में एक चार्ट होता है कि इस एज पे बच्चे का वजन इतना होना चाहिए, इस एज पे इतना होना चाहिए। फिर कुछ फिक्स डेविएशन सेट हैं जिनको कि हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। अगर जी वो सर। उस बच्चे का हाइट
या वेट, जो भी आप कहना चाह रहे हैं, वेट अगर उस बच्चे का वजन जो है उस एज के हिसाब से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के भी नीचे आ रहा है, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन जी। के भी नीचे आ रहा है, तो वो माल न्यूट्रिशन। ओके सर। उसके पीडीएफ और कुछ सर हैं तो जैसे पीडीएफ कुछ हैं तो मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप उसको देखिएगा थोड़ा सा। ठीक सर, ठीक सर, हम्म ठीक है, हम्म बिल्कुल। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। सर नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। जी सर, उसको मैंने अभी एक फोटो भेजा बच्चे का और रिपोर्ट भेजा सर, तो उसके लिए इनका एक तो टिजान 2 चल रहा है और एक सोडियम बारकोरेट करके एक दवाई आती है कोई, वो चल रही है। तो सर इनमें क्या उसको आराम मिल सकता है क्या सर? किनको किनको, सॉरी मैं सुन नहीं पाया। एक बच्चा है सर, करीब 5-6 साल का, 5 साल का सर। हाँ हाँ। मैसेज मैंने मैसेज किया, मैसेज में फोटो और रिपोर्ट भेजा है उसका सर। नहीं, आपने मुझे भेजा है क्या रिपोर्ट? सर मैं ये अभी कहना चाहूंगा इसमें कि अगर आप पर्टिकुलर केस को डिस्कस कर रहे हो ना, जैसे आपने रिपोर्ट में यहाँ पे अपलोड भी की है चैट सेक्शन में, तो आप सर को रेफर करें पेशेंट को, और फिर वहाँ पे सर आपको प्रॉपर कंसल्टेशन दे पाएंगे कि हाँ यहाँ पे क्या केस है। हम यहाँ पे अगर कॉमन, जैसे अभी माल न्यूट्रिशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, इस तरह के कॉमन क्वेश्चन जिससे सबकी नॉलेज बढ़े, उस तरह के क्वेश्चन पूछे ऐसा है जाए ना, तो सर मेरे ख्याल से सही रहेगा यहाँ पे। उसकी कुछ दवाइयाँ चल रही, तो हम ये सोच रहे हैं कि सर अगर कुछ ये बताएं तो हम उसके लिए फिर आगे बढ़े उस हिसाब से। हाँ, वही कह रहे हैं सर कि आप है ना कंसल्टेशन की अगर बातचीत कर रहे हो ना पर्टिकुलर, तो वहां पे आप डॉक्टर को है ना पेशेंट को रेफर करके और कंसल्ट ले सकते हैं सर। एक साल से कहाँ खड़ा है यार, एक साल से कहाँ खड़ा है। अ, प्रदीप जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे डॉक्टर दीपक से? और कोई हेल्प पार्टनर है जो सर से कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो? दीपक सर, मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ हाँ, बताओ। एक डाउट था। जैसे कि काफी हमारे कॉल्स आती है क्वेरी लेके कि पीडिया की केस है, उसके साथ साथ डार्मा का भी इशू है। तो हम्म उसमें ये कॉन्फ्यूजन रहते हैं कि रेफर कहाँ करना है, मतलब पीडियाट्रिशियन को रेफर करनी है, डार्माटोलॉजिस्ट को रेफर करना है इसमें? नहीं नहीं, बच्चे का जो आपके पास पेशेंट आते हैं उन बच्चों की एज कितनी? सर ऑन एन एवरेज 5 साल से कम है। जो कि क्या होता है कि जो बच्चों का पीलिया होता है ना, उसमें बेसिकली मैक्सिमम तो नहीं बोल सकते, 60 से 70% बच्चों में जो है रेडनेस आने लग जाती है, इचिंग की शिकायत होने लग जाती है। तो उसको डर्मेटोलॉजिस्ट को रेफर करने का ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पीडियाट्रिशियन इतने तो मतलब अवेयर रहते हैं कि उनको क्या इचिंग के लिए और रेडनेस के लिए सप्लीमेंटेशन देना है। वो पीलिया का ही एक कॉम्प्लिकेशन है जो अपन को दिखता है बेसिकली। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर कुछ हेलो। सबसे हाँ जी, हाँ जी सचिन बताइए। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर कह रहे थे कि सर पीडीएम में सर डोज कैलकुलेशन सर कैसे करेंगे अगर किसी कि, चीज का अगर डोज। किस चीज में? सर ऐसे बच्चों में सर हाँ एंटीबायोटिक हाँ। का डोज सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? नहीं, वो तो हर एंटीबायोटिक का डोज फिक्स है। वो अच्छा एक सर। बुक आती है, ड्रग एंड डोजेस करके आती है ना? तो जी जी मेहरबान सर। सिंह की एक किताब आती है, ड्रग एंड डोजेस। तो उसमें हम्म। हर एंटीबायोटिक का, हर विटामिन का, जो भी हम सप्लीमेंटेशन देते हैं, चाहे वो सर्दी जुकाम बुखार खांसी, किसी की भी एक्सरसाइज कोई दवाई हो, वो जी पीडियाट्रिक्स जी में फिक्स है। आपको इस डोज से देना है बस। उसके लिए तो आपको वो चीजें याद करनी पड़ेंगी। सर, जैसे फ्राइड रूल था, तो सर उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं? किससे? सर फ्राइड रूल एक था, फ्राइड नहीं, रूल। फ्राइड रूल के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। कौन सा रूल है फ्राइड रूल? अच्छा तो सर, तो सचिन जी आपने बुक। शायद वो डायलिंग्स फार्मूला, यंग्स डायलिंग्स फार्मूला, फ्रेंड्स फार्मूला ये कहना चाह रहे हैं। नहीं नहीं वही है। नहीं, ऐसा तो बच्चों में डोज में तो ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने आज तक सुना नहीं है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में से। सर फार्मेसी में तो सर हम लोग को पढ़ाया गया था मतलब पीडिया का नहीं, तो डोज जैसे कैलकुलेट करने के लिए।
नहीं तो जैसे कि चलिए आप मान लीजिए मुझे अमोक्सिसिलिन का डोज कैलकुलेट करना है, तो फिर आप कैसे करेंगे उसको बताएं जरा, मुझे भी बताएं, मेरी भी नॉलेज गेन हो। सर इसे फ्राइड रूल था कि जैसे एज इन ईयर अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज था। नहीं ऐसा मतलब एक रफली एस्टिमेट आ जाता होगा उससे, बट एग्जैक्टली पीडिया में तो बच्चों का डोज फिक्स है। अच्छा जैसे अच्छा, जैसे वही। अमोक्सिसिलिन को हमको देना है 50 mg पर केजी पर डे पीडी में देना है, तो वो फिक्स है। जी जी सर, वही थोड़ा कंफ्यूजन था सर मुझे, इसलिए मैंने पूछा आपसे। नहीं सर नहीं, अब मैं सर अगर क्या। देखिए वो रफली डोज आज जो आप बता रहे हैं फ्राइड रूल का, वो रफली उसी के बराबर डोज आ जाता होगा, लेकिन पीडियाट्रिक्स में हर चीज का डोज बिल्कुल फिक्स है। एक रेंज है, उस रेंज के कम ज्यादा अपन नहीं कर सकते उसको। सर बुक का क्या नाम बताया सर आपने, सर एक बार रिपीट मेहरबान कर सिंह, ड्रग एंड डोजेस, ड्रग एंड डोजेस, डीएनडी बोलते हैं हम लोग, ड्रग एंड दीजिए। डोजेस। ओके ओके सर, ओके। वो छोटी सी थैंक यू सर। किताब है, 100 सवा 100 पेज की किताब है, उसमें सारे एंटीबायोटिक के, सारे सप्लीमेंट्स के, सबके डोज लिखे होते अच्छा हैं। तो वो जो ठीक। है वो याद होने चाहिए आपको बिल्कुल। जी जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। वेबिनार में हूँ, 2 सेकंड। हेलो सर, हाँ जी बताएं। पूछना चाहते हैं सर कि बच्चे को डोज मतलब वेट के अनुसार देना चाहिए कि एज के अनुसार देना चाहिए सर? वजन वजन वेट के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग। बच्चों में सारी चीजें वजन के हिसाब से होती हैं, चाहे वो अपन उसको ड्रिप लगाते हैं या उसको एंटीबायोटिक लगा रहे हैं, सब जी वेट जी के हिसाब से होती हैं। सारे कुछ वजन के हिसाब से होता है। वेट के अनुसार। हाँ, वेट के अकॉर्डिंगली। और किसी का कोई क्वेश्चन है सर के लिए? आप पीडिया के बाहर भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि सर एक जनरल फिजिशियन भी है। तो किसी भी प्रकार के अगर कोई केस के लिए आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप सर से पूछ सकते हो, बट रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई स्पेशल केस को लेकर डिस्कशन मत करिएगा। एक ओवरऑल अगर कोई आपको नॉलेज चाहिए तो आप सर से पूछ सकते हो आप। हेलो हेलो जी। हेलो। दीपक सर आपका माइक म्यूट है। हेलो, हेलो। आवाज मिल रही मेरी सर आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बताएं, बिल्कुल आ रही है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे पेशेंट आता है तो बच्चों में हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि इसको माल न्यूट्रिशन है सर, या सूखा रोग एक होता है सर, सूखा रोग? वही बोलते हैं, सूखा रोग, कुपोषण, सब एक ही चीज को कहने के तरीके हैं। हाँ तो सर उसको कैसे हम एकदम पहचान लेंगे कि हाँ यही है फिर? तो मैंने वही तो आपको बोला ना कि आपको उसका वजन देखना है और आपको उसका हाइट देखना है, और एक पर्टिकुलर जो एक अपने ये रहती है ना, जी बाजुओं की उसकी चौड़ाई देखनी है। जी। है ना? अगर 11.5 सेंटीमीटर से वो कम आ रहा है तो समझ लीजिए कि माल न्यूट्रिशन है उसको। कितना सर, इसका 11? मैं आपको 11.5, 11.5। अच्छा जी मैं जी आपको ग्रुप पर एक चीज शेयर कर दूंगा कि सैम में हम लोग को कुपोषण के बच्चों को कैसे पहचानना है, जी उससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। जी। बाकी जो बच्चा हमको दिख रहा है कि भाई उम्र के हिसाब से इसका वजन इतना होना चाहिए, बच्चे का वजन इतना है, जैसे कि 1 साल में बच्चों का वजन 3 साढ़े 3 गुना हो जाना चाहिए, है ना? अब बच्चे का वजन बढ़ा 1.5 गुना 2 गुना, तो समझ लीजिए कि वो बच्चा कुपोषण की ओर जा रहा है धीरे धीरे करके। जी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कुपोषण हम 6 महीने के बाद से ही बोलना चालू करते हैं। अच्छा जी। 6 महीने के बाद, हाँ, 6 महीने से पहले किसी भी बच्चे को हम कुपोषित नहीं बोलते, ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा। 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों को ही कुपोषण की संज्ञा दी जाती है। हाँ जी मनोज जी, आपका कुछ क्वेश्चन था? शुभम मेडिकल हॉल, मनोज त्रिपाठी। हाँ जी सर, जी सर। जी बताइए। सर ये बताइए, जैसे किसी का 5 ग्राम हीमोग्लोबिन हो जाता है, तो हाँ हम हाँ। लोग
आयरन सुक्रोज लगाते हैं तो कितने आयरन सुक्रोज लगाने में जो है हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है? 5 हीमोग्लोबिन अगर जा रहा है बच्चे को, बच्चे की बात कर रहे हैं ना आप मेरे से? नहीं, एडल्ट की बात कर रहा हूँ सर। तो वो तो आप एक एक उसका इंजेक्शन लगा के देखिए उससे कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है बच्चे का, 1.5 ग्राम आ रहा है या 2 ग्राम आ रहा है, उस हिसाब से फिर रिपीट सीबीसी अपन कराएंगे उसका। जी 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 उसके हिसाब से फिर अपन नेक्स्ट डोज कैलकुलेट करेंगे उसका। जी जी जी। अभी सर एक पेशेंट था मेरे पास, तो हाँ हाँ। उसको मैंने 5 जो है आयरन सुक्रोज लगाया। अभी आधे सीबीसी मैंने करवाया है, हम्म, हम्म, हम्म। 1.5 ग्राम ब्लड बढ़ गया है। बेटर बेटर है कि अगर 5 हीमोग्लोबिन किसी का आ रहा है तो आप उसको सीधे ब्लड चढ़ाएं, आयरन सुक्रोज के टेबलेट या इंजेक्शन ना प्रोवाइड करें। जी जी सर, प्रदीप सर को दिखाया था आप मैंने। क्या है कि हाँ हाँ। यहाँ ब्लड की व्यवस्था बहुत जल्दी नहीं हो पाती ना सर, ग्रामीण एरिया। हम्म 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 हम्म, हम्म। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, वो तो मैं डिपेंड करता है कि इंजेक्शन की क्वालिटी और ये सब चीजें कैसी हैं। जी जैसे जी 1.5 जी। से 2 के बीच में बढ़ जाता है एक इंजेक्शन से। हाँ जी जी जी। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। सर कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन आया है, पेरीवेंट्रिकुलर मीटिंग ल्यूकोमलेशिया हो रही है के ना बारे में कुछ। ऑनलाइन? हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? सर पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया, हमारे हेल्थ हाँ पार्टनर देखिए, क्वेश्चन पेरी पूछ रहे थे। वेंट्रिक हाँ, मतलब ये आप ये मान के पीवीएल का मतलब ये होता है कि बच्चे का ये शुरुआती जो बच्चे होते हैं उनमें ज्यादातर ये मिलता है। ये मान के चलिए, पीवीएल का मतलब ये है कि बच्चों की जो एज के हिसाब से दिमाग की ग्रोथ होनी चाहिए, वो उस एज के अकॉर्डिंगली बच्चे की ग्रोथ हो नहीं पा रही है। बस मोटे मोटे तौर पे आप इतना करना, उसके लिए हमें कुछ नहीं होता है अलग से, बट ये डिनोट करता है कि बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ उसकी एज के अकॉर्डिंगली नहीं हो पा रही। तो सर कुछ ट्रीटमेंट के बारे में आप बता पाएंगे कि कैसे स्टार्ट करना है, नॉट स्पेसिफिक रीजन बट। सर म्यूट है माइक आपका। इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। वेट एंड वॉच सिचुएशन बैठती है कि इसकी वजह से बच्चे को कहीं झटके वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, दिमाग में सूजन तो नहीं आ रही है। ये चीजें हमको लुक आफ्टर करनी है। पीवीएल का एज सच कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब हमें सर पेशेंट को डायग्नोस करके प्रॉपरली उनके डिपेंड करके फिर देखना है क्या करना चाहिए उसको। हाँ हाँ, कि बच्चे को, पेशेंट को लक्षण क्या आ रहे हैं उस चीज के। तो क्या ऐसे ट्रीट होने की संभावना होती है, क्योर होने की चांसेस है इसमें? हाँ, हो जाते हैं एज द एज पासेस बाय, कि जैसे जैसे उम्र निकलती है बच्चे की। तो एक्चुअली क्या, ब्रेन का डेवलपमेंट 2 साल तक की एज में 80% तक कंप्लीट होता है। और ये जो पीवीएल जो फाइंडिंग होती है वो बहुत इनिशियल एज की होती है, तो ये कहना मतलब बिल्कुल ठीक नहीं होता कि पीवीएल के बच्चे आगे चल के प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, कर जाते हैं प्रॉपर ग्रोथ। सर कुछ कॉन्जेनिटल केसेस आपने ट्रीट किया हुआ है, ऐसे कुछ एग्जांपल अगर आप बता पाओ हमें। नहीं, कंजेनाइटल किस चीज में? जैसे कि एक कंजेनाइटल पीलिया जिसको हम बोलते हैं, टॉर्च इन्फेक्शन बोलते हैं ना, कि माँ के पेट से ही बच्चा पीलिया लेके आता है, तो उसके इंजेक्शन हम लोग चलाते हैं, जेनसाइक्लोविर वगैरह रहता है। तो उसमें हम लोग इंजेक्शन चलाते हैं। जो कंजेनिटल हम लोगों ने केस किए, हाइड्रोकेफेलस होते हैं, उसमें शंट हम लोग डाल देते हैं, जिसमें कि सिर का, हेड का साइज काफी बढ़ जाता है हाइड्रोकेफेलस के केसेस में। तो उसमें हम लोग शंट प्रोवाइड कराते हैं, शंट डालते हैं, वीपी शंट जिसको बोलते हैं। तो वो बच्चे फॉलोअप में रहते हैं हमारे पास। और जो जनरली मेटाबॉलिक केसेस जो रहते हैं, तो हम तो उनको मैक्सिमम ऑफ द टाइम रेफर कर देते हैं हार्ट सेंटर के लिए, क्योंकि उनकी एक्चुअली की जेनेटिक लेवल की स्टडी होती है, क्रोमोसोमल स्टडीज होती हैं, तो फिर हम लोग हायर सेंटर पर रेफर कर देते हैं। और कोई क्वेश्चन है किसी साइड से सर के लिए?
अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम वेबिनार यहीं पे कंक्लूड करना चाहेंगे। दीपक सर, आप कुछ बता पाएंगे लास्ट में? देखिए वही चीज है कि आपको, आप जहाँ भी अपने, ये वैसे जो अपने हेल्थ पार्टनर थे किन किन स्टेट में थे ये बता सकते हैं क्या आप मुझे, कहाँ कहाँ स्टेट के थे? सर पूरा पैन इंडिया से हमारे हेल्थ पार्टनर है। ओके यूपी, ओके बिहार, राजस्थान, इनफैक्ट एमपी में भी बहुत सारे क्लिनिक से हमारे, झारखंड। ओके ओके। ठीक है, देखिए बेसिकली आप बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये कहावत होती है। तो आप जहाँ भी बैठे हैं, आपके पास जो भी माँ अपने बच्चे को लेके आती है, जो 6 महीने से कम के बच्चों को लेके आती है आपके पास, तो भले ही वो बीमारी किसी भी परेशानी से लेके आ रही हो, आप हर माँ को ये बताइए कि आपको 6 महीने के बाद से बच्चे का दूध कम करना है, अन्न उसको ज्यादा देना है। आप हर माँ को ये एजुकेट करिए, प्रमोट करिए, बैनर लगवाइए, जो भी आप जहाँ भी बैठे हुए हैं, कि 6 महीने से कम के अगर मेरे पास बच्चा किसी भी अटेंडेंट या गार्जियन के साथ आ रहा है, तो मैं उसके गार्जियन को ये प्रमोट करूँ कि 6 महीने के बाद माँ का दूध आपको कम करना है, उनको ज्यादा देना है, जिससे कि वो बच्चा कुपोषण में ना जा पाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बस यही है, आप इतना ही करेंगे तो मेरे हिसाब से 10 में से 8 बच्चे कभी कुपोषण में जाएंगे ही नहीं। हाँ, हितेश जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो आप पूछ सकते हो सर। हितेश व्यास जी, आपने हैंड रेस किया था, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। अगर किसी हेल्थ पार्टनर को अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन कंक्लूड द मीटिंग। हाँ जी हितेश जी, आपने हैंड रेज किया है, आपने आपको अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ हाँ जी जी। बताएं। सर वायरल फीवर में एंटीबायोटिक देना जरूरी है सर? शुरुआत के आप 48 घंटे केवल प्लेन पैरासीटामोल दें, अगर उससे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है बच्चे को, तो फिर एक एंटीबायोटिक ऐड कर दें। जी सर, एक बच्चा है 2 साल का, उसका हम्म हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन आ रहा है लगभग 5.5, और हम्म फीवर फीवर भी 99.8 आ रहा है। हम्म। तो क्या तो क्या डायग्नोज करेंगे सर? सबसे पहले आप उसको ब्लड चढ़ाइए, इतना हीमोग्लोबिन है मतलब कि बच्चा कार्डियक फेलियर में जा जैसे सकता है। हमारे सीएससी पे तो सर ब्लड की फिर है ही नहीं यहाँ पे आप सुविधा। उसको आप उसको रेफर करिए बच्चे को, आप बच्चे अच्छा को रेफर करिए, आप ऐसे बच्चों को तुरंत रेफर करें। अच्छा। वेबिनार चल रहा है ना, क्योंकि रिस्की पेशेंट को रखना थोड़ा सा दिक्कत रहती है, क्योंकि 5.5 हीमोग्लोबिन पे बच्चे का पल्स रेट बहुत ज्यादा चलेगा, है ना। हाँ जी कभी सर। कभी 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 सांस भी ज्यादा चलने लग जाती है ऐसे बच्चों की। तो जो है हाँ ऐसे बच्चों को आपको जो है तुरंत आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सिविल में रेफर करें, जहाँ ब्लड बैंक हो, तो एक एक यूनिट ब्लड चढ़ा दें तो बच्चा थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएगा। जी सर, एक सर और सवाल था कि 4 साल की बच्ची आई थी, उसके सीवियर डायरिया था। हाँ हाँ। वजन वजन लगभग था उसका 12 किलो वजन था। हाँ तो जी। उसको मतलब दिन में 8 से 9 बार मतलब लूज मोशन हो रहा है, दस्त लग रही है। हम्म, हाँ हाँ उल्टी तो कंट्रोल कर दी जैसे। हाँ तो हाँ। फिर क्या तो फिर क्या डायग्नोस करेंगे सर? नहीं तो आप उसको फ्लूइड चढ़ाइए, आरएल दीजिए आप उसको बच्चे को। नहीं, आरएल आरएल तो चढ़ाया था ड्रॉप बाय ड्रॉप, हाँ तो हाँ। फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं नहीं तो हो रहा था। नहीं, कितनी बार मोशन, आपने आरएल कैसे दिया बच्चे को? आरएल लगभग लगाया था 500 ml लगाया था, और सुबह चालू किया था तो शाम तक चलाया था लगभग। नहीं ऐसा नहीं, 10 बजे ऐसा नहीं स्टार्ट किया होता। था। 10 हम्म, बजे स्टार्ट किया था तो हम्म, शाम तक लगाया था। नहीं नहीं ऐसा नहीं साढ़े होता साढ़े है, अपन को जो 7 बजे सीवियर तक सीवियर डिहाइड्रेशन जो रहता है, उसमें जो आपको इलेक्ट्रॉल शुरुआत, पिलाया था, इलेक्ट्रॉल वो हाँ उस पी नहीं रहा था बच्चा। उसमें उसमें आपको शुरुआत में फास्ट करेक्शन करना रहता है, जो सीवियर डिहाइड्रेशन वाले जो पेशेंट होते हैं, जी उसमें सर। जो आपको 1 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं, उसमें आपको जो डिहाइड्रेशन करेक्ट करना होता है, वो शुरुआत के 3 घंटे में करना होता जी। है ना। शुरुआत के 3 घंटे में आपको उसको फास्ट बोलस देना होता है, उसके बाद आप उसको ग्रेजुअली नॉर्मल मेंटेनेंस फ्लूइड पे लेके आते अच्छा, फास्ट लगाना हैं। पहले? हाँ, शुरुआत में आपको फास्ट लगाना है, आधे घंटे में 30 ml पर केजी से, फिर उसके जी। बाद 2.5 घंटे में 70 ml पर केजी से। अच्छा।
इस तरीके से, और बाकी के एंटीबायोटिक आप ऐड करिए उसको, 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे लोग। केसीएल सर लगा सकते हैं इसमें सर? केसीएल शुरुआत में नहीं, बाद में, जब आप नॉर्मल मेंटेनेंस फ्लूइड में लेके आएंगे उसके बाद। इसकी क्या डोज रहेगी सर फिर? 5 सीसी डाल दिए, 1 वाइल डाल दीजिए आप पूरे 500 ml में। 10 ml का आता है केसीएल, तो उसमें से कितना हाँ मतलब वही एक वाइल पूरा डाल दीजिए आप उसको, 500 ml 10 में 1 ml वाइल डाल दीजिए। 10 ml का पूरा? हाँ हाँ, 500 ml में, लेकिन 500 ml में। अच्छा, थैंक यू सर। गंगोदीर्ष जी, थैंक यू दीपक सर, हमें टाइम देने के लिए। ओके, काफी बढ़िया सेशन था, बहुत सारे न्यू पॉइंट्स थे जो कि हमें जानने को मिला, सीखने को मिला। और आशा करेंगे आपके साथ कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद एक फिर से वेबिनार किया जाए एक न्यू टॉपिक के साथ। हम उस दिन बिल्कुल फिर से बिल्कुल जुड़ेंगे सारे हेल्थ पार्टनर को लेके। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू।